दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गार्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा क्या है, अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की परिभाषा एवं इसका अर्थ है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तथा साथ ही हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 अर्थात नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। दोस्तों पहला प्रश्न यहीं से आता है कि NCF का फुल फॉर्म क्या है। तो NCF का फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। NCF 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक प्रसिद्ध निबंध है जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति। इसी से NCF 2005 लिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसमें 35 सदस्य थे। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले क्या हुआ कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर एक समिति बनाई गई। दोस्तों इस समिति के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था प्रोफेसर यशपाल। और इस समिति में कितने सदस्य थे? तो 35 सदस्य थे। ये चीज आप लोग याद रखिए। NCF 2005 का निर्माण NCERT द्वारा किया गया। इसको पूर्ण करने का श्रेय प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी को जाता है। तो दोस्तों आपको इसमें 3 नाम याद रखना है। पहला किसके अनुसार लिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी से प्रभावित होकर के लिया गया। सबसे पहले पहल किसने की? तो सबसे पहले पहल की मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने। इसके जो अध्यक्ष थे तो वो अध्यक्ष थे जो ये समिति बनाई गई थी प्रोफेसर यशपाल। और तीसरा नाम रखना है प्रोफेसर कृष्ण कुमार। दोस्तों जो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे NCERT के निदेशक थे। NCF 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में किया गया है। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब समझते हैं पाठचर्या का अर्थ। इससे पहले आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए, इसे नोट भी करते चलिए। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। पाठचर्या अंग्रेजी के कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो दोस्तों जो पाठचर्या शब्द है एक कैरिकुलम का हिंदी अर्थ है। कैरिकुलम की जो उत्पत्ति हुई थी दोस्तों वो हुई थी लैटिन भाषा के कैरियर शब्द से। और कैरियर शब्द का अर्थ होता है रेस कोर्स अर्थात दौड़ का मैदान। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात कैरिकुलम क्या है? एक दौड़ का मैदान है। और इस दौड़ के मैदान में बालक क्या करता रहता है? दौड़ता रहता है। अब दौड़ता किस लिए है? अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है। कहां पर दौड़ता रहता है? दौड़ के मैदान में। अर्थात कैरिकुलम एक दौड़ का मैदान है जिसमें बालक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है। चलिए परिभाषा समझते हैं। पहली परिभाषा है कनिंघम के अनुसार कलाकार के हाथ में यह एक साधन है। दोस्तों सबसे पहले यहीं से समझिए कि कलाकार के हाथ में, अर्थात यहां पर कलाकार यानी कि शिक्षक को कहा गया है कि शिक्षक के हाथ में यह एक साधन है जिससे वह पदार्थ को अर्थात विद्यार्थी को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात विद्यालय में चित्रित कर सके। दोस्तों कनिंघम की परिभाषा बहुत ही डिफिकल्ट परिभाषा है, लेकिन इसका रूपांतरण करके मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। कनिंघम जी का कहना है कलाकार के हाथ में, अर्थात जो पाठचर्या है यह है कि शिक्षक के हाथ में एक साधन है, एक विकल्प है जिससे वो विद्यार्थी को अपने आदर्श के अनुसार अपने विद्यालय में चित्रित करता है, यानी कि वो अपने अनुसार बनाता है उसको कि किस प्रकार से उसको ढालना है। कनिंघम जी ने शिक्षक को एक कलाकार के रूप में माना था कि जिस प्रकार कलाकार किसी भी चित्र को अपने अकॉर्डिंग चित्रित कर देता है, उसी प्रकार यहाँ पर कलाकार पदार्थ को अर्थात कलाकार विद्यार्थी को यानी कि शिक्षक विद्यार्थी को किस प्रकार का बनाना चाहता है वैसा बना सकता है। किसके द्वारा? कैरिकुलम के द्वारा। दोस्तों अब जानते हैं NCF 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न उठते हैं वो NCF 2005 की आवश्यकता से ही उठते हैं। तो पहली आवश्यकता जो थी वो थी नैतिक एवं मानवीय मूल्यों में वृद्धि करने के लिए। दोस्तों क्या होता था कि जो शिक्षा है वो मतलब पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में डूबती जा रही थी और लोगों के नैतिक और मानवीय मूल्य
कम होते जा रहे थे, इसलिए 2005 में ये उद्देश्य रखा गया कि हमारे पास मुख्य आवश्यकता बन गई थी कि नैतिक एवं मानवीय मूल्यों में वृद्धि किस प्रकार से हो सके। कक्षा में शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए नवीन पाठ्यक्रम निर्माण हेतु कक्षा में किस प्रकार से पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाया जा सके। अभिभावकों की संतुष्टि हेतु अर्थात अभिभावक किस प्रकार से संतुष्ट हो सके। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दोस्तों नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्थात शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अर्थात हमें शिक्षा के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति किस प्रकार से हो, इसलिए भी हमें पाठचर्या की आवश्यकता पड़ी। भाषा समस्या के समाधान हेतु दोस्तों क्या होता था कि कहीं पर कोई भाषा थी, कहीं पर कोई भाषा थी, तो इसका अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया है और विभिन्न भाषाओं में मातृभाषा में पढ़ाने का इसमें बल दिया गया है। तो दोस्तों एक आवश्यकता ये भी थी, इसलिए एनसीएफ 2005 में पाठचर्या लानी पड़ी। शिक्षण विधियों में सुधार हेतु दोस्तों शिक्षण विधियों में सुधार के लिए भी एक आवश्यकता थी और विद्यार्थियों की जरूरतों और रुचियों को ध्यान में रखते हुए नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण। दोस्तों विद्यार्थियों की क्या जरूरत है, विद्यार्थी की क्या रुचि है, किस चीज़ को पढ़ने में विद्यार्थी को मन लगता है, विद्यार्थियों को किस चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता है, इन सब के लिए नवीन पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता थी। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए ये मुख्य आवश्यकताएं थी जिन कारण से एनसीएफ 2005 को लाना पड़ा। अब जानते हैं एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या हैं। तो पहला तो सिद्धांत है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। दोस्तों इस सिद्धांत पर एनसीएफ 2005 ने कार्य किया कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। जो कुछ भी विद्यार्थी करे वो समझ कर करे, ऐसा नहीं कि वो रट्टू तोता बनकर याद कर ले। नंबर 2 पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, चहुमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो। और दूसरा जो सिद्धांत है वो यह है कि केवल पुस्तक तक पढ़ाई सीमित ना हो, इस चहुमुखी विकास भी हो, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। दोस्तों तीसरा जो सिद्धांत था वो यह था कि ऐसा नहीं कि ज्ञान को विद्यालय के अंदर तक ही सीमित रखा जाए, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए, सामाजिक जीवन से, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन से भी ज्ञान को जोड़ा जाए। बालकों की परीक्षा प्रणालियों को लचीलेपन से युक्त करना। दोस्तों क्या होता था कि बालक परीक्षा से घबराते थे, इसलिए उनकी जो परीक्षा प्रणाली है उसको लचीलेपन से युक्त किया जाए। साथ ही इसका एक और मुख्य सिद्धांत है कि राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि बालकों को प्रारंभ से ही देशभक्ति की भावना विकसित हो सके, वो राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा याद हो गया होगा। आप लोग एक बार और पुनः शुरू से अंत तक देख लीजिए तो आपको 100% याद हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।